हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं जम्मू कश्मीर में कथुआ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और आज की ये कहानी मुझे मेरी माँ ने बताई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो छोटी थी तो ठीक उनके गांव में ये घटना एक व्यक्ति के साथ घटी हुई थी। और तो और ये बात आज से लगभग 30 साल पुरानी है। दोस्तों, अब मुझे उस इंसान का नाम तो नहीं पता, लेकिन जिस टाइम ये घटना हुई थी उस समय मेरे माँ के गाँव में ना तो कुछ खास बिजली आती थी और ना ही रोड पक्के हुए थे। तो ठीक वो इंसान हर रोज की तरह अपने काम पर जाया करता था। उसी बीच रास्ते में एक पुराना पेड़ है। इसी तरह एक बार की बात है, वो व्यक्ति काम से घर वापस आ रहा था। उस दिन उसे काम से लौटने में रात के 11 से 12 बज गए थे। वो इंसान बीड़ी पीता हुआ चुपचाप चल रहा था। चलते चलते उसे अचानक एक औरत मिली। उसने तुरंत उससे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। उस औरत ने तुरंत जवाब दिया कि मैं पास के ही एक गांव में रहती हूँ। मैं यहाँ अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी, बस वहीं से मुझे पैदल आना पड़ा। चलते चलते न जाने कब अंधेरा हो गया, पता ही नहीं चला। वैसे आप भी जा रहे हो तो क्यों ना साथ में चले, बातें करते हुए। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीड़ी नहीं बुझाई थी। वो बीड़ी पीते पीते चल रहा था। चलते चलते उसकी बीड़ी खत्म होने को आई। उसने तुरंत सोचा कि क्यों ना दूसरी बीड़ी जला ली जाए। बीड़ी के जलाते ही जैसे ही उसने माचिस की तिल्ली नीचे फेंकी तो अचानक उसकी नजर उसके पैरों पर गई। उस औरत के पैर उल्टे थे। ये देखकर वो आदमी घबरा गया, लेकिन उसने ये बात उस औरत के सामने जाहिर नहीं होने दी। हाँ, उसे पता चल चुका था कि औरत कोई चुड़ैल है, इसीलिए वो मन ही मन भगवान को याद करके चलने लगा। ये सब देखने के बाद उसने बीड़ी नहीं बुझने दी। वैसे भी हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ये सब चीजें आग से डरती हैं। उस आदमी को यह बात अच्छी तरीके से पता थी, इसीलिए उसने बीड़ी बिल्कुल नहीं बुझाई। थोड़ी देर बाद वो गांव की सीमा के पास पहुंचा। पहुंचते ही उस औरत ने कहा कि जा, तेरी किस्मत अच्छी है, तू बच गया। इतना कहकर वो औरत एकदम से गायब हो गई। ये देखकर वो आदमी जल्दी से घर की तरफ भागा। दोस्तों, इसके बाद उस आदमी ने यह बात पूरे गांव वालों को बताई। हालांकि उसे सुनकर सब हैरान थे, लेकिन फिर आगे क्या। ना तो वो चुड़ैल उस आदमी को दिखी और ना ही किसी और को। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी महेश की कहानी। हालांकि पुराने जमाने में ऐसे कई किस्से आपने सुने होंगे। इसी तरह इनका ये किस्सा सुनकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी तब तक मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम स्वास्तिक जोशी है। आज मैं आपको मेरे साथ बीती एक कहानी बताने जा रहा हूं। आप इसे गौर से सुनिए, इसके बाद बताना कि क्या लगता है आपको। दोस्तों, शुरुआत तब हुई थी जब मैं शिशु मंदिर में शायद 5th क्लास में था। उस समय मैं अपने घर के पीछे से एक तालाब से होकर स्कूल जाता था। हमेशा की तरह शनिवार को स्कूल सुबह जाकर आया तो पता नहीं क्यों मेरे पैरों में दर्द होने लगा। मुझे लगा कि शायद मैं खेल कर आया हूं तो कहीं मेरे पैरों में मोच आ गई होगी। पर साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे घर के पास नागदेव की पूजा, मतलब वहां पर देवता आते हैं कई सारे लोगों के अंदर। तो ठीक जब मैं गुजर रहा था तो मैं साइड से देखने लगा। कुछ देर बाद उनमें से एक देवता मेरे पास अचानक आ गया। उसने मुझसे कहा कि आजा इधर। दोस्तों, मैं छोटा था तो अचानक घबरा गया कि क्या करूं। तभी नाग देवता जी के पुजारी ने कहा कि देवता जैसे बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूं। मैं चुपचाप धीरे धीरे डरते हुए जाकर जमीन पर उल्टा लेट गया। इसके बाद देवता ने एक पत्ते का बर्तन लेकर मेरे पैरों के पास लेट के जहां मुझे दर्द हो रहा था वहां चूस चूस कर कुछ अजीब सा बाहर थूकने लगे। मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि जैसे कुछ तो निकल रहा है। थोड़ी देर बाद उन देवलोग ने जब सब अपने मुंह से चूस कर थूका तो बर्तन में मैंने देखा कि उसमें सब कुछ जहर जैसा काला काला पानी था। मैंने तुरंत पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा तू घर चला जा, तुझे बाद में बता दूंगा। दोस्तों, मैं चुपचाप साइड में बैठ गया तो उस नागदेव ने कुछ ऐसे ही अपने सामने एक लकड़ी से गोल आकार का गोला बनाया। इसके बाद उन्होंने थोड़े से चावल लाकर उस चावल में फूंक कर चारों तरफ फेंक दिए। उन्होंने ये सब किया ही था कि अचानक साइड के एक घर से एक औरत चिल्लाते हुए आकर उस गोले में बैठ गई। उसके बैठते ही नागदेव उसको बहुत मारे
वो लगातार उस लकड़ी से मारे जा रहे थे और वो चिल्लाती जा रही थी, कह रही थी कि भूल हो गई। इसके थोड़ी देर बाद मैं अपने घर चला गया। बाद में पता चला कि वो कुछ काला जादू वगैरह करती थी। जब उस दिन मैं स्कूल से अकेला घर आ रहा था तो मैंने पाया कि मैं अकेला ब्राह्मण परिवार से हूँ। शायद इसीलिए उसका असर मुझ पर थोड़ा कम आया। हालांकि मैं छोटा था और वो ठीक मुझे अपने वश में करना चाहती थी। उसने कहा कि मैं रात को जब सोया हुआ था तो वो हमारे घर के ऊपर आकर मेरे शरीर से खून चूस कर गई थी। तभी मेरे साथ अगले दिन ये सब हुआ था। हालांकि अब तो काफी समय हो चुका है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो भी ब्राह्मण होता है वो जनेऊ जरूर पहनता है, तो ठीक उसमें कितनी ताकत होती है वो सभी जानते हैं। दोस्तों, अभी मैं 23 साल का हूँ और फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी कहानी आपको कैसी लगेगी मुझे नहीं मालूम, पर मेरे साथ जो जो हुआ मैंने साफ साफ सब कुछ बता दिया। मैं बस शुक्रिया करना चाहता हूँ महेश भाई का, जिन्होंने मेरी इस कहानी को अपनी आवाज के साथ साथ आप लोगों तक पहुंचाया। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी स्वास्तिक जोशी की कहानी। इन्होंने जिस तरह भी अपनी कहानी को बताया, उम्मीद है आपको समझ तो आ ही गई होगी। बाकी दोस्तों, आपको जो भी लगता हो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम भावेश है और मैं ठीक इंदौर का रहने वाला हूं। इस वक्त मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ता हूं। एक बार की बात है, मैं और मेरे 3 दोस्त प्रथम, सुजल, हर्ष और मैं, हम अक्सर पहले पाठ करते थे, मतलब कि भगवान जी का पाठ, वो भी मंदिर में जाके। इसी तरह ठीक एक बार हमें बाईपास के पास किसी के घर में पाठ के लिए बुलाया गया था। हम ठीक अपने भगवान की किताब और मंजीरा लेकर बैग में रखकर निकल पड़े। हम करीब घर से 7 बजे निकले। उस वक्त हमारे पास एक्टिवा थी, तो ठीक एक एक्टिवा में प्रथम और सुजल बैठे थे और एक में मैं और हर्ष। हम ठीक उनके घर पर 8:40 पर पहुंचे, क्योंकि हमारे घर से बाईपास का रास्ता बहुत दूर था। जब हम वहां पहुंचे तो पूजा की तैयारियां हो गई थी। हमने तुरंत ही अपना पाठ शुरू कर दिया। पूरी की पूरी पूजा सही से हुई, पर जब हमने घड़ी में समय देखा तो 12 बज चुके थे और समय भी बहुत हो चुका था। धीरे धीरे सबके घर से फोन आना शुरू हो गए थे। हमने ठीक उन्हें अलविदा कहा और वहां से निकल पड़े। हालांकि रात तो बहुत हो ही चुकी थी और हाईवे पर एक आध गाड़ी ही आती जाती दिख रही थी। चलते चलते हमें हाईवे से सटकर एक दुकान दिखाई थी। वैसे बुरा ना माने तो एक बात कहूं, हमें थोड़ी सिगरेट की लत भी है। माफ कीजिएगा, चीज तो बुरी है, मगर क्या करें, आदत जाती ही नहीं। इसी बीच प्रथम ने कहा कि अरे वो देखो, वहां दुकान के वहां सिगरेट मिल सकती है। हम सब ठीक उस दुकान की तरफ चल दिए। हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उस दुकान को बंद कर रहा था। हमने तुरंत उस आदमी से कहा कि दादाजी सिगरेट मिलेगी। पहले तो उस आदमी ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, तब जाकर कहीं बोला कि बेटा, यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो और आगे कहाँ जाना चाहते हो। इसी बीच हर्ष ने कहा कि दादाजी हम पाठ करते हैं, बस वही खत्म करके घर जा रहे थे। उन दादाजी ने कहा कि अच्छा बेटा, पर इतनी रात को ये जगह सुरक्षित नहीं है। हमने कहा कि दादाजी बस हम सिगरेट पीकर निकलने ही वाले हैं। हमने तुरंत दादाजी से 4 सिगरेट ली और जलाकर वहीं खड़े हो गए। हम थोड़ा सा आगे चलकर यूं ही मौसम का मजा ले रहे थे। हमारी स्कूटी दुकान के सामने ही खड़ी थी। हमने देखा कि दादाजी दुकान बंद करके घर ही निकल रहे थे कि तभी उन्होंने हमें आवाज दी। उन्होंने कहा कि बेटा सुनो। उन्होंने कहा कि यहां जाओगे तो सीधे रास्ते से जाना और कहीं भी बिल्कुल मत रुकना। हमने दादाजी से कहा कि दादाजी अब हम सीधा घर ही जाएंगे। इतना सुनकर दादाजी अपनी साइकिल से अपने घर निकल गए। थोड़ी देर बाद हमने हमारी सिगरेट खत्म की और वहां से अपनी स्कूटी की तरफ बढ़े। चलते चलते अचानक मेरा दोस्त सुजल बोला। उसने कहा कि भाई, अपन लोग कितनी बार इस रोड से जा चुके हैं, पर हमें तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। दोस्तों, उस वक्त हमने उसकी बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा। हमने स्कूटी स्टार्ट की और सीधा हाईवे पर चढ़ाकर निकलने लगे। रास्ते में हमें एक ट्रक और कार का एक्सीडेंट दिखाई दिया। उस एक्सीडेंट में पूरा रोड जाम हो गया था। हम सब रुके हुए ही थे कि अचानक हर्ष ने कहा
कि यार घर से फोन आ रहा है और देखकर लगता है कि ये सब हटाने में 1 घंटा लगेगा। हम सबने सर हिलाया और हम भी यही सोच रहे थे कि तभी प्रथम ने कहा कि आओ चलो नीचे की रोड से निकल चलते हैं, आगे जाकर फिर से हाईवे पकड़ लेंगे। दोस्तों, नीचे से जो रोड जाती थी वो कोई रोड नहीं थी, बल्कि वो तो एक कब्रिस्तान के पास से होता हुआ रास्ता था। मैंने उनसे तुरंत कहा कि तुम्हें याद है कुछ? उन दादाजी ने कहा था कि सीधा रास्ते से जाना और कहीं भी शॉर्टकट मत लेना। मैंने इतना कहा ही था कि हर्ष, सूजल, प्रथम मुझे बोलने लगे कि भाई देख, घर से फोन आ रहा है और हमें जल्दी घर भी जाना है। मैंने उनकी बातों को समझा और तो और घर जाना भी जरूरी था। इसके तुरंत बाद प्रथम ने एक्टिवा नीचे ली और नीचे की रोड पर उतर गया। उसके पीछे पीछे हमने भी अपनी स्कूटी लगा दी। चलते चलते रास्ता सुनसान होता जा रहा था। ना तो कोई गाड़ी हमारे आगे थी और ना ही पीछे, बस हमारी 2 एक्टिवा और हम 4 लोग। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद हमें एक लाइट दिखाई दी। उस लाइट के नीचे बोर्ड लगा हुआ था। हमने सोचा कि शायद उस बोर्ड पर कोई रास्ता लिखा होगा। हम तुरंत उस बोर्ड तक पहुंचे। हमने देखा कि उस पर लिखा था कि आगे अभी काम चल रहा है और आगे जाना मना है। इधर उधर देखने पर पता चला कि उस रोड के साइड में एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। तो ठीक सूजल, जो कि प्रथम के साथ बैठा हुआ था, वो स्कूटी से उतरकर कब्रिस्तान के गेट के सामने जाने लगा। वहां पहुंचकर उसने हमें आवाज दी, इधर आओ तीनों। हम ठीक सूजल के पास पहुंच गए। हमने देखा कि कब्रिस्तान के कोने पर एक रोड चलता दिखाई दे रहा था। हम समझ चुके थे कि वो हो ना हो हाईवे ही है, पर दोस्तों वो हाईवे जो था वो कब्रिस्तान के बीच से होकर दूसरे गेट पर था। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस गेट को खोलकर अंदर जाए, पर सूजल कहाँ मानने वाला था। उसे तो जल्दी घर जाना था। उसने तुरंत गेट को धक्का मारकर खोल दिया। उस वक्त वहां कोई ताला भी नहीं लगा हुआ था। इतना गेट खुल चुका था कि हमारी गाड़ी आराम से अंदर चली जाए। हम एक एक कर गाड़ी के साथ अंदर चले गए। वहीं दूसरी तरफ सूजल जल्दी से प्रथम की गाड़ी पर बैठकर बोला, उस गेट के पास पहुंचने से पहले रोकना मत। हर्ष ने कहा कि फुल स्पीड से गाड़ी को भगाता चलूं क्या? चलते चलते हम थोड़ा आगे आ गए कि तभी थोड़ी देर बाद हमारे कानों में एक जोरदार चीखने की आवाज सुनाई दी। हमने और तेज स्पीड में गाड़ी भगाई, पर सच कहूं तो वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हम मना करने के बाद भी वहां गए। थोड़ी आगे चलकर प्रथम की एक्टिवा बंद हो गई। उस वक्त हम दोनों सेम स्पीड पर चला रहे थे, तो हमारी गाड़ी थोड़ी आगे जाकर रुकी। इसके बाद जब मैंने पीछे देखा तो यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि प्रथम एक्टिवा को सेल्फ पे सेल्फ दे रहा था और ठीक सूजल जस्ट उसके पीछे बैठा था। पर दोस्तों, उन दोनों के बगल में एक लड़की उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही थी। उस वक्त मुझे तुरंत समझते देर नहीं लगी। मैंने तुरंत हर्ष को कहा, गाड़ी घुमा। हमने जैसे ही गाड़ी घुमाई तो वो लड़की वहां नहीं थी, पर मेरे दोस्त की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पूरे कब्रिस्तान में बस उस लड़की की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज ऐसी थी कि मानो कानों में चुभ जाए। इसके बाद मैं जैसे ही एक्टिवा से नीचे उतरा तो मानो सब कुछ जैसे शांत हो गया। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लगा मानो कि जैसे मेरे उतरते ही वहां एकदम सन्नाटा हो गया। मैंने उस वक्त जैसे ही उसकी एक्टिवा में सेल्फ दबाया तो यकीन मानिए गाड़ी एकदम से चालू हो गई। पर दोस्तों, मैं जैसे ही अपनी एक्टिवा पर जाकर बैठा तो उधर उसकी गाड़ी दोबारा बंद हो गई। दोस्तों, मुझे समझ आ चुका था कि हमारी गाड़ी बंद क्यों नहीं हुई। मेरा मानना है कि मैंने जो बैग टांग रखा था उसमें हनुमान चालीसा की 8 किताबें रखी थी। मैं तुरंत समझ गया कि क्या करना है। मैंने सुजल से कहा, तू स्कूटी पर बैठ, मैं पीछे से पैर लगाता हूँ। मैंने हर्ष से कहा कि तू पीछे बैठ, मैं चलाता हूँ। मैं तुरंत ही गाड़ी चलाता रहा और उसकी एक्टिवा में पैर लगाकर उसे आगे बढ़ाता रहा। दोस्तों, यकीन मानिएगा, जब तक मेरा पैर उसकी गाड़ी पर था तब तक हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार हम उस गेट पर पहुंच गए और चुपचाप उस साइड से बाहर निकल आए। बाहर आकर सुजल ने कहा कि भाई, गाड़ी तो अब चालू हो गई, लेकिन अंदर बंद क्यों हो गई थी? मैंने उससे कहा कि शायद कोई शक्ति थी जिसकी वजह से हमारी गाड़ी बंद हो गई थी। और जब मैं अपनी गाड़ी से उतरा तो मेरे बैग से मंजीरा की आवाज़ वहाँ फैल चुकी थी। शायद इसी कारण हम वहाँ से बच आए। दोस्तों, सच कहूँ तो उस दिन हनुमान जी हमारे पास नहीं होते तो न जाने हमारे साथ क्या हो जाता।
आपको बता दूं कि ये बात एक सत्य घटना पर आधारित है जो कि मेरे साथ बीती है। सच कहूं तो आज भी मैं जब उस बात को याद करता हूं तो यकीनन मेरी रूह कांप जाती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अक्सर देर रातों को ऐसे शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिएगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी भावेश की कहानी। दोस्तों कहते हैं कि अगर ऊपर वाले पे विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है। बाकी आपको इनकी कहानी में कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हाय दोस्तों, मैं अदिति फ्रॉम नॉर्थ बंगाल। दोस्तों ये घटना मेरे नाना जी के साथ हुई थी, और तो और मेरे घर और मेरे माँ के घर के सब लोग ब्राह्मण हैं। मेरे नाना जी एक बहुत बड़े पंडित हैं, और तो और बहुत हिम्मत वाले भी। उन्हें अक्सर कई बार पूजा करते समय रात को घर आने में देरी हो जाया करती थी। उन दिनों मेरे नाना नानी गांव में रहा करते थे। आपको तो मालूम ही होगा कि आधी रात को गांव कैसा दिखाई देता है। तो ठीक ऐसे ही एक दिन अमावस्या की रात थी। नानू काली पूजा करवा के घर आने वाले थे। उस वक्त रात के 3 बज चुके थे। घर आते वक्त पूजा वाले घर से एक लड़का आके बोला कि दादू रात हो गई है, आप आज हमारे घर ही सो जाओ। पर दोस्तों घर सामने होने की वजह से नानू ने वहां रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने उनसे कहा कि हो सके तो एक टॉर्च या लाइट दे दो। उस घर के मालिक ने कहा कि टॉर्च लाइट तो खराब हो गई है, हाँ पर एक छोटा फोन है, वो आप ले जाओ, कल छोटू आकर ले जाएगा। नानू ने कहा कि इस मोबाइल की लाइट से साइकिल चलाकर घर नहीं पहुंच सकते, पर पैदल जा सकते हैं। तो ठीक दोस्तों वो पैदल ही निकल पड़े। दोस्तों नानू जिस रास्ते से घर आ रहे थे तो ठीक उस रास्ते में एक मंदिर है। आप सबको कितना पता होगा मुझे नहीं मालूम, पर हाँ हर बंगाली को पता है कि वो कौन सा मंदिर है। वो एक महादेव का ही रूप है। पर कहते हैं कि वो और उनके चेले एक निराकार बन के सामने आते हैं। कहते हैं कि अक्सर जिनको वो देखते हैं तो कभी कभी उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। कोई कोई लोग तो उन्हें भूत भी समझते हैं। हाँ पर वो डराते जरूर हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। पर कहते हैं कि उनके चेले कभी कभी कुछ कुछ गलत कर देते हैं। तो दोस्तों नानू चलते चलते ब्रिज के सामने आ पहुंचे। उस वक्त उस मोबाइल की हल्की सी रोशनी से नानू ने देखा कि एक 60 साल का आदमी शायद कोई चादर ओढ़कर ब्रिज के उस पार खड़े थे। वो तकरीबन मंदिर के पास खेत के सामने वाले रास्ते पर थे। नानू ने सोचा कि अच्छा ही हुआ कोई साथी मिल गया। नानू ने तुरंत उन्हें आवाज लगाई कि सुनिए आपका घर कहाँ है, चलिए हम साथ में ही घर चलते हैं। पर दोस्तों उस आदमी ने कोई आवाज नहीं दी। नानू ने दोबारा कहा कि भाई आप कौन हो, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आ रही थी। न जाने क्यों पर नानू गुस्सा हो गए। नानू ने उनसे कहा कि क्या लगा रखी है, पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये लोग। नानू को ऐसा लगा कि शायद शराब पी रखी होगी, इसीलिए जवाब नहीं दे पा रहा। पर दोस्तों कहीं ना कहीं शायद उस आदमी को वो बात पसंद नहीं आई। साथ ही नानू उनको कुछ और बातें सुनाकर आगे की तरफ बढ़ गए। नाना ने जैसे ही उस आदमी को पार किया कि तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई थी। बहुत ही अजीब आवाज। वो आवाज ठीक उस आदमी से ही आ रही थी। पर दोस्तों वो आवाज कोई इंसान की आवाज नहीं थी। धीरे धीरे वो आवाज और वो आदमी बढ़ते चले गए। वैसे नाना काफी हिम्मत वाले थे, लेकिन उस वक्त वो थोड़ा डर से गए थे। वो आदमी ठीक उनके सामने आते आते मंदिर में चला गया। उसी बीच नानू ने एक चीज का ख्याल किया कि वो मंदिर को बांस की बेड़े से बंद किया हुआ था, पर वो आदमी बिना दरवाजा खोले ही अंदर चला गया। नानू को समझने में कुछ भी देर नहीं लगी। वो तुरंत ही वहां से भागने लगे। घर पहुंचकर पूरी रात उन्होंने यही सोचा कि अगर वो कोई भूत होता तो मंदिर क्यों जाता। आखिरकार बाद में वो समझ गए कि वो कोई भूत नहीं बल्कि मसान देव के चेले थे। खैर सुबह होते ही नानू फिर उस जगह पर गए, पर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं था। पूछताछ के बाद पता चला कि वो सच में मसान देव के चेले थे। कहते हैं कि वो कई लोगों के सामने आए हैं, वो भी अलग अलग रूप में। बाकी मालूम नहीं। मैं अक्सर मामा के घर जाती हूँ तो उस जगह आज भी जाती हूँ, पर अक्सर दोपहर में। सच बताऊं तो जितने भी लोग उस मंदिर को पार करके जाते हैं तो अक्सर सभी उनको प्रणाम करके ही आगे जाते हैं। और तो और अगर कोई गाड़ी लेकर जाता है तो अक्सर वो अपनी गाड़ी रोककर प्रणाम करके आगे जाते हैं। बस इतनी ही थी ये कहानी।
तो दोस्तों देखा आपने, हमारी आज की कहानी कुछ अनोखी कहानी थी। हालांकि मुझे इस मंदिर का नाम ठीक से नहीं मालूम, मगर आप में से किसी को भी इस मंदिर का सही नाम मालूम है तो कृपया करके कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम ईशांत है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मुझे हॉरर स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है और मैं महेश सर की स्टोरी डेली सुनता हूँ। वो मुझे काफ़ी पसंद है। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से ऐसी बहुत कुछ हॉरर स्टोरीज किस्से सुने हैं जिन्हें खुद मेरे नाना नानी ने एक्सपीरियंस किया है। कुछ स्टोरीज मेरे पुराने समय की हैं पर एकदम सच्ची हैं, जिनमें से आज मैं आपको अपनी पहली कहानी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों वैसे मैं अपनी छोटी बहन अंशिका और अपने माता पिता के साथ शिमला में रहता हूँ और हमारा गांव हिमाचल के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मेरी दादी और नानी दोनों का घर हमीरपुर में ही है। हम छुट्टियों में नानी के घर जाते रहते हैं। मैं जब भी नानी के घर जाता हूँ तो अक्सर उनसे एक सवाल करता हूँ कि आपने कभी भूत देखा है। वो हर बार मेरी बात को टाल देते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता। दोस्तों दरअसल मेरे नाना जी एक रिटायर्ड टीचर हैं। वो हमें ऐसी चीजें नहीं सुनाते हैं, जबकि वो खुद ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। साथ ही मेरी माँ भी इस मामले में बेहद स्ट्रिक्ट है। मैं अक्सर इस तरह की स्टोरी में इंटरेस्ट लेता हूँ, इसीलिए वो मुझे नहीं सुनाते ताकि हम डर ना जाएं। पर एक बार मैंने बेहद जिद करी। मैंने माँ को कहा कि कोई तो स्टोरी सुनाए। यकीन कीजिएगा उस दिन पता नहीं कैसे पर मेरी माँ अचानक मान गई। माँ ने बताया कि बात बहुत पुरानी है, जब बसें वगैरह नहीं चलती थी, लोग ज्यादातर पैदल ही सफर करते थे। उन दिनों मेरी माँ स्कूल में पढ़ती थी और नाना नानी के साथ अपने मायके में रहती थी। माँ ने बताया कि उनकी मौसी की बेटी, उनके घर में कुछ फंक्शन था, शायद शादी थी या कुछ और, इसीलिए हमारे घर से नानी नानू और गांव के कुछ लोग गए थे। हालांकि उन दिनों पैदल आना जाना ही होता था तो कुछ खास रास्ते नहीं बने थे, इसीलिए ज्यादातर रास्ते जंगल और खेतों के बीचों से होकर जाना पड़ता था। खैर माँ के मायके में बहुत बड़ा परिवार था, इसीलिए माँ और उनके छोटे भाइयों को नाना नानी घर पर ही छोड़कर चले गए। नाना नानी फंक्शन में दिन में ही चले गए। दोस्तों हमारे हिमाचल में जब किसी के भी घर में फंक्शन होता है तो लोग धाम का खाना बांधकर अपने साथ घर ले जाते हैं, जिसे हमारी भाषा में प्रिया कहते हैं। तो ठीक फंक्शन से वापस आते आते नाना नानी को रात हो गई। उस वक्त उनके साथ गांव के लोग भी मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि वो अकेले थे, लेकिन रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उस रास्ते को 4 मानी के जंगल से जाना जाता था। उस जंगल में छोटे शमशान घाट भी हैं, लेकिन वो एक रेगुलर रास्ता था उस समय पर। तो ठीक नाना नानी और गांव के लोग वापसी में उसी रास्ते से आ रहे थे। सबके पास धम का खाना था। सबके सब आपस में बातें करते हुए चल रहे थे। चलते चलते अचानक से मेरी नानी के सीधे हाथ में दर्द होने लगा, जिस हाथ पर उन्होंने सामान पकड़ा हुआ था। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने थैला काफी देर से पकड़ा हुआ है, इसीलिए यह दर्द हुआ होगा। यही सोचकर उन्होंने वो थैला अपने उल्टे हाथ में शिफ्ट कर दिया। दोस्तों ये सब कुछ ठीक था, मगर उन्होंने जैसे ही थैला उल्टे हाथ में शिफ्ट किया तो अचानक दर्द उल्टे हाथ में चला गया। दर्द इतना ज्यादा था कि उनके मुंह से चीख निकल गई। तभी मेरे नानू ने पूछा कि क्या हुआ तुझे। नानी ने बताया कि ऐसा हो रहा है। दोस्तों मेरे नाना इन चीजों के बारे में जानते हैं, इसीलिए जैसे ही नानी ने यह बताया तो वो समझ गई कि क्या बात है। उन्होंने बिना कुछ बोले नानी के हाथ पर जोर से दांत से काटा, जिसके बाद वो दर्द नानी के हाथ से हट गया। नाना ने ठीक वो थैला खुद ले लिया, जिसके बाद वो दर्द उनके हाथ में लग गया, लेकिन नाना ने वो सहन करा और चलते रहे। जैसे जैसे वो जंगल की सीमा खत्म हो रही थी तो ठीक दर्द भी धीरे धीरे कम हो रहा था। सबके सब सुरक्षित घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने इस वाक्य के बारे में दादा और दादी को बताया। दादा दादी कहने लगे कि कुछ आत्मा जो बहुत भूखी होती है वो खाने में तेल की खुशबू से अट्रैक्ट हो जाती है, और जो हाथ में दर्द हो रहा था वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि उस हवा ने उस वक्त हाथ पकड़ लिया था। वो चाहती थी कि तुम खाने का थैला वहीं छोड़ दो। उन्होंने सलाह दी कि आगे से जब भी शादी ब्याह से ऐसे खाना लेकर आते हो तो जरूर ऐसी जगह से गुजरने से पहले उसे थोड़ा सा झूठा कर लेना चाहिए।
बाकी दोस्तों, मैं अपने पहली कहानी के साथ आपको बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको इस कहानी में जरा सी भी सच्चाई लगी हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं तैयारियां करता हूं अपनी बाकी की कहानियों की। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी ईशांत के नाना नानी की कहानी। इनका कहना है कि इनके पास 7 स्टोरीज हैं, जिसमें से आपने पहली सुनी। बाकी देखते हैं कि अपनी बाकियों की स्टोरीज कब तक भेजते हैं। फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विकास उनियाल है। मैं नोएडा खोड़ा कॉलोनी का रहने वाला हूं। यह घटना मेरे मामा की है। मेरे मामा की शादी को 5 साल हो चुके हैं। उनका एक लड़का है, लेकिन ना जाने क्यों 5 साल बाद मामा मामी के बीच कुछ अनबन रहने लगी। मामी मामा से नाराज होकर अपने मायके चली गई। मामा ने कई बार कोशिश की, लेकिन उनके बार बार बुलाने पर भी वो वापस नहीं आई। अब तो 6 महीने से ऊपर हो गए थे। इसके बाद मामा डिप्रेशन में आ गए। खैर, मेरे माता पिता ने उन्हें कुछ दिन के लिए अपने गांव भेज दिया, उत्तराखंड। उन्हें लगा कि वहां जाकर स्वच्छ वातावरण में रहकर उनका थोड़ा मन हल्का होगा, थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी तबीयत बल्कि और ज्यादा खराब हो गई। नहीं मालूम वो धीरे धीरे इतना ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया। बाकी जैसे ही उनकी मरने की खबर आई तो सभी रिश्तेदार और मेरे माता पिता सब गांव चले गए। उस वक्त घर में कोई न होने के कारण मैं घर में अकेला ही रुका हुआ था। बाकी सब के सब गांव चले गए। वैसे मैं अपने मामा के बहुत करीब था। उम्र में मेरे मामा मुझसे कुछ ज्यादा बड़े नहीं थे। मैं यही कोई 22 साल का था और वो 25 के, जिस वक्त उनकी शादी हुई थी। खैर, मैं रात को अकेला सो रहा था। अचानक रात 3 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरी चादर खींच रहा है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ऐसा दोबारा लगा तो मैंने तुरंत लाइट ऑन कर दी। मैं बहुत घबरा गया था। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन बार बार ऐसे होने पर मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने लाइट जलाई और आंखें खोलकर चादर ओढ़ ली। मैं कंफर्म होना चाहता था कि यह हकीकत है या कोई सपना। सच कहूं तो आंखें खुली होने के बाद भी ऐसा ही होता रहा। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मेरी छाती में चढ़ रहा है, जो कि मुझे उठाना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है। सच कहूं तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि उस वक्त मैं अकेला था। हिम्मत करी मैंने। मैं उठा और जोर जोर से चिल्लाया। मैंने कहा, मुझे पता है मामा आप हो मेरे आसपास। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? दोस्तों, मैं पूरी रात ऐसे ही चिल्लाता रहा, लेकिन मुझे सामने से कोई जवाब नहीं मिला। न जाने क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मामा मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे रात भर नींद नहीं आई। इसके अगले दिन होली थी। मेरी बहन और जीजा जी घर पर आए हुए थे। ये खबर सुनकर वो भी बहुत दुखी थे। उस वक्त हम सब बैठे हुए थे कि अचानक से मेरी बहन बेहोश हो गई। मैं घबरा गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैंने जल्दी से अपनी बहन के मुंह में पानी डाला, जिसके बाद वो एकदम से उठी। लेकिन उठने के बाद वो मामा की तरह बात करने लगी। ऐसा लगा कि जैसे मामा उसके शरीर में आ गए हैं। वो मुझसे कहने लगी कि मैं मर रहा हूं, कि मुझे बचा ले, मुझे आग लग रही है, मैं जल रहा हूं, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। ये सब देखकर मेरे जीजा जी हंसने लगे, जो कि बगल के बेड पर बैठे थे। अचानक से मामा की आत्मा बहन से निकली और सीधा उन पर अटैक कर दिया। यकीन कीजिएगा, वो 5 फीट दूर जाकर गिरे। मैंने तुरंत हाथ जोड़े कि मामा शांत हो जाओ, आपको शांति मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। इस वक्त सब गांव गए हैं आपके पास। दोस्तों, उस रात भी मैं अकेला घर पर था। फिर वही सिलसिला चलता रहा। चादर खिंचती रही और मैं यही कहता रहा कि आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, हम हर तरह की पूजा करवाएंगे। इसके ठीक अगली सुबह मैंने माँ को कॉल किया और ये सारी बातें बताई। मैंने कहा कि तुम सब लोग गांव में हो और मामा यहाँ कभी मेरी बहन में आ रहे हैं और कभी रात को मुझे डरा रहे हैं। ये सुनकर माँ ने बताया कि उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है, इसीलिए वो भटक रहे हैं। पंडित जी ने कहा है कि उनके नाम से नारायण बलि देनी होगी। दोस्तों, पंडित जी के कहने पर हमने गांव में सभी तरह की पूजा की।
हर पूजा में मामा का जिक्र था। सब कुछ होने के बाद ये सब चीजें दोबारा नहीं हुई। पर हाँ, इन सब चीजों से मुझे यह कन्फर्म हो गया कि आत्मा होती है। बस इसी के बाद से मुझे इन सब पर विश्वास हो गया था। मैं ये चाहने लगा था कि एक बार ये मुझे भी दिखे। मैं ठीक भूतों की तलाश में अपने दोस्त सूरज के साथ सुनसान रास्तों पर घूमने लगा। हम कई रात घूमे, लेकिन हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मेरा दोस्त मुझसे हमेशा कहता था कि तू इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ा कर। मैं बस तेरी दोस्ती के लिए तेरे साथ रातों में घूमता हूं। और हाँ, ये भूत भूत कुछ नहीं होते। बस कर तू ये सब कुछ छोड़ दे। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बार ये सब कुछ देखना ही था। मैं सोच चुका था। मैंने अपने दोस्त से आखिरी बार कहा कि बस एक बार आज रात शमशान घाट चलेंगे। तू यकीन कर, वहां जरूर कुछ ना कुछ दिखेगा। मेरा दोस्त मना करता रहा, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती अपनी बाइक में ले गया। दोस्तों, शमशान घाट के बगल में एक सुनसान रोड जा रही थी, जिसके बाद जंगल स्टार्ट था। मैं उसी रोड में आगे चलने लगा। चलते चलते मैं इन सब चीजों को ललकारने लगा। मैंने कहा कि कोई है यहां पर जो हमसे मिलने आ सके, और आज मैं तुमसे मिलके जाना चाहूंगा। अगर कोई है तो बाहर निकलो। दोस्तों, कोई नहीं दिखा और ना ही कुछ महसूस हुआ। मैंने फिर ललकारा। मैंने कहा, डर गए क्या? हिम्मत है तो दिखो। क्या तुम मुझसे डरते हो? दोस्तों, सच कहूं तो ये सब कहते कहते मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन मेरी जिद थी कि आज तो मैं ये सब देखकर ही जाऊंगा। मैंने कहा कि मैं जात से ब्राह्मण हूं और काली का भक्त हूं। हिम्मत है तो आओ। कोई नहीं आया। मैं हताश हो गया। मेरा दोस्त तो बहुत ज्यादा डर गया था। धीरे धीरे हम जंगल से बाहर की तरफ आने लगे। दोस्तों, जाते जाते मैंने एक बार और ललकारा, जिसके बाद मेरे सामने तो कोई नहीं आया, लेकिन अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, वो भी लगातार। वो आवाजें सुनकर मैं बहुत डर गया। मैंने दोस्त से कहा कि चल यहां से। जब हम ठीक वहां से थोड़ी दूर निकले तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तूने कुछ सुना था? यही सवाल मेरे दोस्त ने मुझसे किया कि अच्छा, तूने भी सुना था? दोस्तों, इसके बाद हम दोनों को यकीन हो गया। हालांकि हमारे सामने तो कोई नहीं आया, लेकिन उन आवाजों ने हमें यह यकीन जरूर दिला दिया कि उनका भी अस्तित्व होता है। वो आवाज मैं कभी नहीं भुला सकता। साथ ही अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात में चलते पानी में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि रात में चलते पानी के अगल बगल भूतों का वास होता है। लेकिन मैं और मेरा दोस्त अक्सर गढ़ मुक्तेश्वर, जो कि नोएडा से करीब 80 किलोमीटर है, वहां जाया करते थे। हम अक्सर रात को ही जाया करते थे। इसी तरह एक रात हमने वहां जाने का प्लान बनाया। हम करीब 10 बजे घर से निकले और 12:30 बजे वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने नहाया और फिर वापस घर की तरफ आने लगे। आते आते हमें रास्ते में करीब 2:30 बज गए। नोएडा आने तक रास्ते में आधे घंटे का जंगल पड़ता है। हम ठीक उस जंगल से अपनी बाइक से जा रहे थे। दोस्तों, बहुत ही घना जंगल है, हाईवे के अगल बगल। उसी बीच अचानक मेरे दोस्त मैडी ने कहा कि मुझे टॉयलेट आ रहा है, जरा बाइक लो। मैंने सोचा कि टॉयलेट भी कर लेंगे और एक सिगरेट भी पी लेंगे। सब कुछ करने के बाद हम दोनों सिगरेट पीने लगे कि तभी अचानक से वहां एक बुढ़िया, बहुत ज्यादा बुढ़िया थी, वो ठीक हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। दोस्तों, आश्चर्य करने वाली बात तो ये थी कि 20 किलोमीटर में पहले तो जंगल में आसपास ना तो कोई मकान था और ना कोई दुकान, पूरा सन्नाटा। तो अचानक से ये औरत यहां कैसे आ गई? मेरा दोस्त तो उसे देखकर ही घबरा गया। वो मुझसे कहने लगा कि विकास, तू बाइक स्टार्ट कर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, डर मत, इनसे बात करते हैं, क्या पता किसी मुसीबत में हो। ये सब कहकर मैं उससे बात करने लगा। मैंने पूछा, अम्मा, इतनी रात इस जंगल में क्या कर रहे हो? दोस्तों, पहले तो वो कुछ नहीं बोली। 2 मिनट तक मुझे घूरती ही रही। उस वक्त मैं सिगरेट पी रहा था। माहौल एकदम शांत था कि अचानक से वो चिल्लाई कि बेटा, मेरा बहुत बड़ा परिवार था। मेरे 2 बेटे थे, बहू थी, सबको यहां गाड़ दिया था, और तो और मुझे भी मार के इसी जगह दफना दिया था। अब मेरा कोई नहीं बचा, पूरा खानदान खत्म हो गया है। दोस्तों, ये सुनकर मैं एकदम घबरा गया। जब उसने ये कहा
कि उसे भी मारकर यहां दफना दिया था। डर के मारे मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और भगवान को याद करने लगा। उसी बीच मेरे दोस्त ने कहा, यार तू चल, यहां से जल्दी चल, ये मुझे कोई छलावा लग रही है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं जैसे ही बाइक पर बैठा तो अचानक वो बुढ़िया मुझ में झपटी, लेकिन तब तक बाइक चल चुकी थी। मैं लगातार बाइक भगाता रहा। आगे जाकर मुझे एक दुकान मिली, ठीक हाईवे पर। वहां पास में एक हैंडपंप था। सबसे पहले हमने अपना मुंह धोया और सारा किस्सा उस दुकान वाले भैया को सुनाया। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही बात है, इस घटना के बारे में आते जाते लोग बहुत बार मुझे ये सब बताते हैं। दुकानदार ने बताया कि उस जंगल में एक छलावा घूमता है। वो हर बार भेष बदलकर लोगों को परेशान करता है। दरअसल मुक्तेश्वर नदी के पास एक शमशान घाट है। अक्सर रात में जो भी वहां नहाने जाता है तो ठीक उसी शमशान घाट से उसके ऊपर कोई ना कोई लग जाता है। दोस्तों, उस रात के बाद से मैं कभी भी रात के समय दोबारा उस जगह पर कभी नहीं गया। बाकी आपको मेरी ये कहानियां कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आखिर जिस पर बीतती है वही ये सब कुछ समझ सकता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी विकास की जबरदस्त कहानी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हाय दोस्तों, मैं सानिया जयपुर से हूं और ये जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं ये कोई भूत की कहानी तो नहीं है। हाँ, पर एक रहस्यमय कहानी जरूर है। ये लगभग 2013 की बात है। उस समय मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी और हम लोग तब पोखरन रहते थे। तो ठीक वहाँ की एक बार की बात है। जोधपुर से होते हुए मेरे नाना जी और बड़े पापा के लड़के मेरे अजय भैया और साथ ही मेरे पिताजी, वो ठीक रात में कार से आ रहे थे। कार मेरे पिताजी चला रहे थे। तो ठीक पोखरन पहुंचने से पहले कुछ 7 या 8 किलोमीटर पहले एक सुनसान रास्ता पड़ता है। उस रास्ते पर ना तो कोई लाइट्स है और ना ही किसी तरह की कोई रोशनी जिससे कि रोड दिखे। वहां से जाने का मतलब है बस आप और आपकी गाड़ी की लाइट। तो ठीक वो उसी रोड से लगभग रात के 2 बजे के आसपास सफर कर रहे थे। सर्दियों का समय था, रात में धुंध भी छा रही थी। पिताजी को ठीक कार की लाइट के सामने एक ऊंट दिखाई दिया। कार स्पीड में थी तो अचानक ब्रेक लगाने से पूरी की पूरी कार 360 डिग्री घूम गई वापस जोधपुर की साइड, जबकि वो लोग पोखरन की साइड जा रहे थे। जब वो लोग कार से नीचे उतरे तो देखा कि वहां कोई ऊंट नहीं था। खैर, पिताजी ने अपना मुंह वॉश किया और वापस कार चलाने लगे। कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने देखा कि कुछ लोग आग सेक रहे थे। उन्होंने वहीं गाड़ी रोकी और उनसे बात करी। उन्होंने बताया कि यह हादसा आए दिन किसी न किसी के साथ होता रहता है। वो तो शुक्र है आप लोगों का कि कोई चोट नहीं पहुंची। अब आप ही बताएं, ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान से गलती हो सकती है पर सबसे तो नहीं। क्योंकि दोस्तों, उस वक्त मेरे नाना भैया सबने उस ऊंट को देखा, लेकिन पलक झपकते ही वो एकदम गायब हो गया था। थी ना हैरान कर देने वाली कहानी। थैंक्स। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों, ये थी सानिया की कहानी जो कि जयपुर से है। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं पंजाब पटियाला से हूं। मैं आप सभी के सामने एक और दूसरी कहानी सामने लाना चाहता हूं। यह कहानी है आज से 10 साल पहले की। मेरी एक बुआ जी हैं, वो शिमला में रहते हैं। एक बार की बात है, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे। उस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम मोंटू है। बुआ की तबीयत खराब होने के कारण उनके लिए खाना वगैरह वही देने जाता था। हॉस्पिटल से घर काफी दूरी पर था। तो ठीक एक बार ऐसे ही मोंटू भैया रात को बुआ जी का खाना वगैरह देकर वापस घर आ रहे थे। वैसे आपको तो पता ही है कि ऐसे हिल्स स्टेशन वाली जगहों पर ये भूत वगैरह के किस्से आम होते हैं। तो ठीक हुआ कुछ ऐसा कि वो हॉस्पिटल से घर के लिए निकल चुके थे। रात के कुछ 11 या 12 बजे का समय था। रास्ते में चलते चलते उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, उन्हें अचानक किसी के हाथ दिखे
जो बहुत ही खौफनाक थे, खून से भरे हुए। ये सब देखकर मोंटू भैया भागने लगे। वो भागते भागते एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उनकी सांस फूल रही थी। वो बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो हैरान थे कि आखिर ये क्या हुआ। उसी बीच उनके पास एक आदमी आया, जबकि वहां उस वक्त कोई भी नहीं था। नहीं मालूम अचानक से कहां से निकल कर आया। वो मोंटू भैया से पूछने लगा कि भाई साहब क्या हुआ। भैया बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। वो ठीक हड़बड़ाकर बोलने लगे कि कुछ नहीं, तू जा यहां से। लेकिन वो आदमी दोबारा पूछने लगा कि हुआ क्या भैया, बताओ तो सही। भैया उस पर एकदम चिल्ला बैठे कि तुझे बोल रहा हूं ना, जा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो आदमी फिर से बोलने लगा कि भाई हुआ क्या, आप एक बार बताए तो सही। क्या पता आपकी परेशानी मेरी भी हो तो। भैया सोचने लगे कि बोल तो ये सही रहा है। भैया ने उसे बताया कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत अजीब था। मैंने अभी अभी बड़े ही अजीब हाथों को देखा। भैया ने अपनी बात खत्म ही की थी कि वो आदमी बोलने लगा कि अच्छा ये परेशानी है। उस आदमी ने अपनी पिछली जेब से हाथ निकाल कर कहा, कहीं ऐसे तो नहीं थे। दोस्तों, मोंटू भैया चक्कर खाकर वहीं गिर गए। इसके कुछ घंटों बाद हमारे घरवाले उनको लेकर आए। साथ ही आपको बता दूं कि मेरे चाचा जी के ऊपर पीर बाबा हैदर शेख जी की सवारी आती है। उन्होंने ये बताया कि वो तो शुक्र है तू बच गया, वो एक जिन्न था जो कि तेरे पीछे लग गया था। वैसे चाचा जी ने उनका इलाज किया। वैसे आप सबसे एक बात कहूं, यकीन कीजिए ये एक सच्चा इंसिडेंस है जो कि मेरे भाई के साथ हुआ था। मैं आशा करूंगा कि महेश भाई आप मेरी ये स्टोरी जल्दी से सभी को सुनाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, पूरा का पूरा किस्सा आपके सामने है। बस जल्दी से कमेंट्स करते जाइए और सबको बताइए कि ये कहानी कैसी है। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आपके लिए जल्दी ही एक कहानी लेकर आऊंगा। लो आ गया मैं। मेरा नाम आशीष है। मैं सेक्टर 62 में रहता हूं। एक बार की बात है, गांव से मेरे फूफा और बुआ जी आए थे। वो ठीक यहां 2-4 दिन रुके और फिर यहां से चले गए। उस वक्त बस अड्डे तक मेरे जीजा उन्हें छोड़ने गए थे। वहां छोड़ने के बाद वो ठीक वापस आ रहे थे। यकीन कीजिएगा, जीजा जी जैसे ही घर पर पहुंचे और उन्होंने जैसे ही कदम घर के अंदर रखा तो नहीं मालूम पर कैसे मेरी दीदी पर एकदम से चुड़ैल आ गई। वो इतनी तेज चिल्लाने लगी कि पूछो मत। चिल्लाते चिल्लाते अचानक वो रोने लगी। जीजा ने तुरंत दीदी को पकड़ा और कहने लगे, कौन है तू, बता। दोस्तों, उसने तो पहले कुछ जवाब नहीं दिया, बस वो अपने में ही चिल्लाए जा रही थी। वो ठीक जीजा को देखे जा रही थी। जीजा जी ने अपने आस पड़ोस के रिश्तेदारों को बुलाया। सबके सब वहां पर इकट्ठे हुए। सबने बहुत प्रयास किया। बहुत मेहनत करने के बाद उसने अपना मुंह खोला। उसने कहा कि मैं अर्चना हूं। आपको बता दूं कि अर्चना मेरी दूसरी बुआ की लड़की थी, जिसे उनके ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया था। ये बात जैसे ही जीजा जी ने सुनी तो वो अचानक से घबरा गए। लेकिन फिर भी जीजा जी ने पूछा कि तुम यहां कैसे। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बस स्टैंड से तुम्हारी बाइक पर बैठ कर आई हूं। जीजा ने पूछा क्यों। वो कहने लगी कि मेरा भाई कहाँ है, मेरे भाई को बुलाओ। इसके बाद उनके भाई को बुलाया गया। उनका भाई जैसे ही घर पर आया तो अचानक चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तू मेरा भाई नहीं है, तू गद्दार है, क्योंकि तूने मेरी मौत का बदला नहीं लिया। उसके भाई ने जवाब दिया, शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी तो इसमें मैं क्या करूं, अब जैसा किया वैसा भरो। दोस्तों, ऐसे ही बहुत देर तक बात होने लगी। फिर मेरे जीजा जी ने कहा कि तुम यहां से चली जाओ। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, कुछ भी कर लो। इसके बाद जीजा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसके बाल पकड़े और नाक में सूखी मिर्च डालकर उसे मारने लगे। ये सब होता देख वो अचानक से चिल्लाने लगी, कहने लगी कि छोड़ दो, मैं जा रही हूं और कभी नहीं लौटूंगी। दोस्तों, जाते जाते वो ये कहकर गई कि तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं तुझे फिर कभी बताऊंगी। हालांकि उस वक्त
वो जा चुकी थी। लेकिन इसके ठीक अगले दिन रात के समय जब सब सो रहे थे कि अचानक वो तभी दोबारा से शरीर में आ गई। लेकिन जीजा जी ने उसे ठीक पहले की तरह ही मारा। जैसे तैसे रात कटी। सुबह होते ही मेरी दीदी को किसी बड़े पुजारी के पास ले जाया गया। वहां पहुंचकर उन्होंने उन्हें सही कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से वही शुरू हो गया। सच कहूं तो ये सब अभी भी हो रहा है। वो मेरे ताऊ की लड़की है। ये सब कभी उनके ऊपर होता है तो कभी उनकी छोटी बहन पर। लेकिन फिलहाल अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। साथ ही अगर कोई मुझसे मिलना चाहता हो तो मैं खोड़ा सेक्टर 62 कृष्णा कार्मेल पब्लिक स्कूल के पास रहता हूं। बाकी आप सबका धन्यवाद। इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये तो थी बहुत ही खतरनाक कहानी। यकीन कीजिएगा, जब कोई इंसान परेशान होता है और जिसके घर में ये समस्या होती है, आप कभी जब खुद अपनी आंखों से देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा। खैर, मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की छठी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाले चाचा चाची की है। ये कहानी लॉकडाउन के समय की है, जब पूरा रोड सुनसान रहता था। मेरे ही एक पड़ोस में रहने वाले दादा और उनका एक लड़का उस वक्त गांव में फंस गए थे। तो ठीक मेरे दादाजी के लड़के के ऑफिस से लगातार फोन आने जाने लगे, क्योंकि वो भी एक पुलिस कर्मचारी था जिसका नाम सोनू है। फिर मेरे दादाजी के लड़के यानी मेरे चाचा जी ने फैसला किया कि वो अपनी बाइक से दिल्ली आ जाएंगे। बस यही उनकी गलती थी। इसके बाद उनके पिताजी ने कहा कि तू अकेले नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। उस वक्त उनको सबने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। फिर जब वो आने के लिए तैयार हुए और जैसे ही वो अपनी चौखट पर आए तो अचानक उनके पिताजी का पैर मुड़ गया, जिसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रुक गए। फिर वो शाम को 4 बजे निकले। 8 बजे तक वो हाईवे पर पहुंचे। पूरा हाईवे सुनसान था, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा। बस वही चले जा रहे थे। यही कोई 9:50 के आसपास उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर उनके लड़के ने घर में फोन किया कि हमारे साथ ऐसा हो गया है। घर वाले सभी रोने लगे। उस वक्त हम सब रामायण देख रहे थे। जब हमने रोने की आवाज सुनी तो हम भागकर उनके घर में गए। हमने उन्हें किसी तरह चुप कराया। इसके बाद हम सब थाने गए। फिर हमने वहां पर यह सारी बात बताई। पुलिस ने उन्हें एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया। तब जाकर उनका इलाज चला। ठीक रात 12 बजे फोन आया कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। इसके 3-4 दिन के बाद उनकी लाश आई, जो कि पूरी तरह सड़ चुकी थी। पूरी गली में बदबू आ रही थी। खैर, उनका अंतिम संस्कार हुआ। फिर हमने उनके लड़के से पूछा कि क्या हुआ था। तब उन्होंने बताया कि जब हम हाईवे पर पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो नहीं मालूम किसी ने एकदम से धक्का दे दिया, जिसके बाद वो एक पेड़ पर जा टकराए। पिताजी तो वहीं पर बेहोश हो गए थे, पर पता नहीं वो एकदम से उठे और अपना सर पेड़ पर मारने लगे। इसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। बस यही थी मेरी ये कहानी। ये कहानी बिल्कुल सच है। और दोस्तों, जो बदबू हमें उनकी बॉडी से आ रही थी, वो पता नहीं क्यों हमें कई बार महसूस होती है। नहीं मालूम आखिर वो क्यों आती है। धन्यवाद। दोस्तों, देखा आपने, कहानी तो इनकी भी अच्छी थी। बाकी नीचे कमेंट्स करते रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम तुषार आर्यन है। मैं गुवाहाटी आसाम से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज की कहानी कुछ दिन पहले की है। वैसे आज 2023 में भूतों पर कौन विश्वास करता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि दरअसल वो भूत था या कुछ मेंटल इशू। दोस्तों, कहानी आज से कुछ दिन पहले की है। मेरे घर से करीबन 15 किलोमीटर दूरी पर मेरे जान पहचान का एक दोस्त था। दोस्त मतलब वैसे जान पहचान का ही आदमी। उम्र में वो मुझसे बड़े हैं। तकरीबन उनकी उम्र 50 के आसपास है। लेकिन हमारे बीच एक भाईचारा था। पर खैर, मैं उनका नाम नहीं बता सकता। लेकिन कहानी कुछ इस तरह है। इस बार की दुर्गा पूजा उनके घर के बगल में काफी जोरों से हुआ था। लोग भी काफी थे वहां पर। मानो एकदम खुशी का माहौल था।
उस दिन भी मेरे दोस्त की बीवी अपनी बेटी के साथ पूजा देखकर घर वापस आए थे। उन्होंने आराम से खाना खाया और चुपचाप सो गए। वैसे पूजा दशमी हो गई और पूजा भी खत्म हो गई, लेकिन मेरे दोस्त की बीवी काफी उदास रहने लगी। वो बीच बीच में खुद को मारने भी लगी। एक दिन यूं ही खाना खाते वक्त उसने अपनी बेटी से कहा कि देखो तुम अपने घर की हिफाजत तो कर सकती हो, अगर मैं ना रहूं तो। उनकी बेटी 15 या 16 साल की थी। उसने कहा, माँ आप ये क्या बोल रही हो, तुम भला कहाँ जाओगी? माँ ने कहा, कुछ नहीं, खाना खाओ और सो जाओ। इसके बाद दूसरे दिन वो अपने पति की दुकान में आई और अपने फैमिली बिजनेस में हाथ बटाने लगी। लेकिन उसी बीच पति ने नोटिस किया कि वो किसी तरफ देखती रहती है और खुद ब खुद रो पड़ती है। ये देखकर उसके पति ने कहा कि अरे क्या हुआ कि तुम किसकी तरफ देखकर रो रही हो? उसकी बीवी ने कहा कि कोई तो नहीं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। धीरे धीरे उनकी बीवी नॉर्मल हो गई और डे बाय डे लाइफ में बिजी हो गई। इसके कुछ दिनों के बाद वो कहीं से आई और दुकान में अपने पति के पैर छूकर बोली कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो माफ कर देना। पति ने कहा कि अरे तुमको क्या हुआ, तुम काफी दिनों से ये सब क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हो। पति को एक बार को ये लगा कि शायद कुछ मेंटल इश्यू है। मन ही मन वो ये सोच रहा था कि क्यों ना इसे कोई डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। उस दिन उन लोगों ने एक नया दुकान स्टार्ट किया था, तो पूरा दिन उसका पूरा परिवार बिजी था दुकान की ओपनिंग में। उस दिन लक्ष्मी पूजा भी थी। धीरे धीरे शाम हो गई। उसकी बीवी ने कहा कि मैं सोने जा रही हूं, नींद आ रही है। पति ने कहा कि ठीक है, खाना बनाकर बच्चे को भी खिला देना, मैं दुकान समेटकर रात को घर आ जाऊंगा। वैसे उनकी दुकान और घर में 100 मीटर की दूरी थी। उसका पति मन ही मन दुकान के बारे में ही सोचता रहा। खुश भी था और कभी कभी उदास भी हो जाता अपनी बीवी को लेकर, आखिर क्या होगा। खैर, अब रात के 1 बज गए। वो घर आया तो देखा कि बीवी तो टीवी देख रही है और बच्चा सो गया है। उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे 1 घंटा लगेगा, तुम सो जाओ, मैं आता हूं। लेकिन दूसरी तरफ बीवी कुछ ना बोली, सिर्फ टीवी देखती रही। लेकिन उसका पति वापस दुकान में आ गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर से गया ये चेक करने के लिए कि बीवी सोई कि नहीं, पर उसने पाया कि तब टीवी की आवाज नहीं आ रही थी। उसको लगा कि शायद वो सो गई। कुछ टाइम बाद वो हाथ मुंह धोकर वापस अपने रूम में आया। रूम के अंदर आते ही उसने देखा कि उसकी वाइफ घर पे नहीं है। उसने तुरंत बच्चे से पूछा कि माँ कहाँ गई। बच्चे ने कहा कि माँ रस्सी काट रही थी, मच्छरदानी की रस्सी टूट गई थी, वो लगानी है। दोस्तों, पति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घर के सभी लोग इधर उधर तलाशने लगे कि आखिर वो कहाँ गई। इसके थोड़ी देर बाद घर के कोने में जहां कोई आता जाता नहीं था, उसने वहां पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, इस हादसे के पीछे आखिर क्या वजह थी ये नहीं मालूम। यह आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया। कोई नहीं जानता कि इस तरह से एक कुशल परिवार बिखर कर रह गया। नहीं समझ आता कि यह भूत था या कोई जादू टोना या कोई मेंटल इश्यू। साथ ही एक बात और बता दूं कि ना तो उनके परिवार में कोई घरेलू हिंसा थी और ना ही कोई झगड़ा। वो सिर्फ एक प्यारा सा कुशल परिवार था। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी तुषार आर्य की कहानी। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि जो इन्होंने बताया उनमें से क्या हो सकता है? हालांकि जब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, तो आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो उनकी वाइफ ने यह कदम उठाया? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। मेरा नाम शिवी है और मैं कानपुर से हूं। मैं आपकी बहुत टाइम से सब्सक्राइबर हूं, लगभग 4 सालों से। आज मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों, मैं और मेरे हस्बैंड अभी कुछ टाइम पहले नैनीताल गए हुए थे। हमने स्कूटी रेंट पर ली और अगले दिन निकल पड़े। हमें नीम करोली बाबा के दर्शन करने थे, जो कि कैची धाम में है। खैर, वहां से लौटते लौटते हमें शाम के 4:30 हो गए। पहाड़ों पर वैसे ही अंधेरा जल्दी होने लगता है। उस दिन थोड़ी सी धुंध सी भी होने लगी। हम रास्ते के बीच हर खूबसूरत व्यू पर रुक रुक कर सेल्फी ले रहे थे। लौटते वक्त अचानक से मेरी नजर एक चर्च जैसी बिल्डिंग पर पड़ी, तो मैंने अपने हस्बैंड को रुकने को कहा। वो इतने एक्साइटेड थे कि तुरंत रुक गए।
मैं तो इसलिए रुकी थी क्योंकि मुझे वो थोड़ा हॉन्टेड प्लेस टाइप का लगा। यकीन मानिए, इस तरह की कहानियां सुनने के बाद मुझे थोड़ा इन चीज़ों में इंटरेस्ट आता है। और तो और मैं शादी से पहले से आपकी कहानियां सुनती आ रही हूं, लेकिन मेरे हस्बैंड इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। शायद ऐसी चीज़ों से दूरी बनाना ही ठीक है, पर मैंने उनको कभी कुछ नहीं कहा। खैर, मैंने इतना ही कहा था कि यहाँ कुछ अजीब सी वाइब नहीं आ रही। उन्होंने कहा, तुम रुको, मैं अंदर देख कर आता हूँ। उस वक्त वो स्कूटी और मुझे बाहर खड़ा करके अंदर का नज़ारा देखने गए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने बुलाते हुए कहा कि आ जाओ, सब सेफ है यहाँ पर। अंदर एक छोटा सा पार्क है, बस चलो यहाँ भी सेल्फी लेते हैं। दोस्तों, मैं हाथ में सामान लेते हुए अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही राइट में एक छोटा सा रूम बना हुआ था। फिर उसी की साइड में सामने एक पार्क था। कहा जाता है कि रूम का निर्माण भी 1 साल पहले ही हुआ था। खैर, मैं जैसे ही वहां साइड पर बैग रखने गई तो यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छे से फील हुआ कि कोई परछाई सी जो कि सामने से निकलकर पार्क की ओर चली गई। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि यहाँ कोई और भी लोग घूमने आए हैं क्या। उन्होंने कहा कि नहीं तो क्यों, क्या हुआ। मैंने बात को टालना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा चेहरा पढ़ लिया। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा कि पता नहीं क्यों अच्छी सी वाइब नहीं आ रही है। दोस्तों, मैंने बस इतना ही कहा था कि उसके बाद तो उन्होंने जिद ही पकड़ ली कि यहां अब और नहीं रुकना है। मैंने तुरंत कोशिश की रोकने की, लेकिन वो नहीं माने। वो तुरंत ही मुझे बाहर आने को कहने लगे। उसी बीच हम दोनों को प्रॉपर किसी के चलने की आवाज आई, मतलब 2-3 कदम, जैसे कोई पत्तों के ऊपर चलता है। वो बस 2-3 बार ही आई थी, जबकि वहां कोई एक परिंदा तक नहीं था। खैर, इसके बाद जब मैं बाहर आई तो बाहर लगे बोर्ड पर नजर पड़ी, तो मैंने कहा कि अरे ये तो सेमेट्री है। हस्बैंड ने कहा कि मतलब? फिर मैंने जवाब दिया, अरे मतलब ग्रेवयार्ड। खैर, जो भी था वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि चलो अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। उस वक्त आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं था, बस वहां 1-2 लोग थे लोकल के। जब हम गाड़ी से निकले तो वो बस हमें घूर घूर कर देख रहे थे। देखकर ऐसा लगता था मानो कि शायद वो भी कहना चाहते थे कि यहां रुकना सेफ नहीं है। खैर, वहां से नैनीताल अप्रॉक्स 3 किलोमीटर था। पूरे रास्ते भर मेरे हस्बैंड डर से घबराते रहे। दूसरी तरफ मैं डरी होने के बावजूद उन्हें संभालती रही। पर खैर, होटल में आने के बाद मेरे हस्बैंड ने इस जगह के बारे में सर्च किया तो पता चला कि 1880 में नैनीताल में हैवी लैंडस्लाइड हुआ था। तब यहां पर अंग्रेजों की डेथ हुई थी, जिसमें तकरीबन 150 लोग थे। और तो और वहां लगभग 150 ग्रेव हैं। दोस्तों, ये सुनने के बाद तो हम और डर गए। शायद हम हनुमान जी के मंदिर भी गए थे, इसीलिए वहां का टीका भी लगा था। कहीं ना कहीं शायद हम उसी वजह से सेफ थे। मगर इसके अगले दिन हम लोगों को मुक्तेश्वर के लिए निकलना था, वो भी मॉर्निंग में। पर पता नहीं क्यों नेक्स्ट डे फिर से मेरा मन कर गया वहीं जाने का, जो कि शायद गलत था। पर मैंने सोचा कि मॉर्निंग में चलेंगे तो डर नहीं रहेगा। लेकिन जब हम स्कूटी पर थे तो मैंने पूरा रास्ता ध्यान से देखा, पर वो जगह मुझे दोबारा नहीं दिखी, क्योंकि भवाली तक हमारा रास्ता सेम था और तो और वो ठीक उसी के बीच में पड़ती थी। सच कहूं तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन लौटते वक्त मैंने हर किसी से पूछा। मैं नहीं चाहती थी कि वो हाथ से निकल जाए, पर फाइनली मुझे वो जगह वापस दिखी, सेम वही हॉन्टेड वाइब के साथ। हमने स्कूटी साइड पे लगाई और वीडियो बनाते बनाते मैं अंदर की तरफ गई। हालांकि डर तो था, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत थी। सोचा 2 मिनट में निकल आएंगे बस, क्या पता कुछ रिकॉर्ड हो जाए। जब मैं अंदर पहुंची तो मुझे उस दरवाजे का ताला खुला हुआ मिला, जो कि कल बंद था। कमरे में एकदम घुप अंधेरा था। मैंने हस्बैंड को आवाज देके पूछा कि क्या कोई है यहाँ, लेकिन सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। इसके बाद जब वीडियो बंद करके हम बाहर आने लगे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने करके बोला। बस उस आवाज को सिर्फ मैंने ध्यान दिया था। उस वक्त मेरे हस्बैंड थोड़ा बाहर निकल गए थे, क्योंकि इसके आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। खैर, मैंने बाहर आके पार्क का वीडियो बनाना शुरू किया तो दंग रह गई। वहां सच में कब्रें ही कब्रें थी, 1-2 नहीं बल्कि 100 से 150। शायद इस पर तो कल हमारी नजर गई ही नहीं, लेकिन बाबा की कृपा से हम एकदम सही सलामत लौट आए। बाकी यही थी मेरी छोटी सी कहानी।
हालांकि बहुत डरावनी तो नहीं है, बट एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी शिवी की कहानी। इन्होंने ऐसी जगह पर जाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आखिर वहाँ पर किस तरीके से लगता है, कई बार किस तरह से नेगेटिविटी महसूस होती है, एक अजीब सा डर माहौल को बदलता रहता है। बाकी दोस्तों, आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी ऐसी जगह जाएं तो बार बार जाने का मन ना ही बनाए तो अच्छा है, क्योंकि कब किसी के साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शिल्पा है। मैं विजयपुर सिटी कर्नाटका से हूँ। दोस्तों, कहानी 2010 से शुरू होती है। मैं उस टाइम पे 12th में थी और मेरे एग्ज़ाम का टाइम था। मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थी। नेक्स्ट डे ही मेरा एग्ज़ाम था। उन दिनों मेरे पिताजी किसी काम से दूसरे शहर 3 से 4 दिन के लिए गए हुए थे, लेकिन उसी रात को अचानक मेरे पिताजी का छोटा भाई आ गया। सच कहूँ तो मुझे पिताजी की फैमिली की साइड से कोई पसंद नहीं है, लेकिन जब वो आ ही गए तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। वो ठीक रात के 1 बजे आए थे। उन पर से शराब की बदबू भी आ रही थी। उस रात तो वो मेरे पिताजी के रूम में सो गए। मैं उस वक्त पढ़ाई कर रही थी हॉल में बैठकर, और माँ दूसरे बेडरूम में सो रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे पिताजी के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैं दरवाज़ा खोलकर देख भी नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो वो शराब के नशे में थे और दूसरा मुझे डर भी लग रहा था। लेकिन मैं उस आवाज़ों के बारे में बताती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल रहा हो, कभी कभी बीच में खांसने की आवाज़, तो कभी फ्लश की। पर मैं ये सबको इग्नोर कर रही थी और पढ़ाई पर फोकस करने लगी। मैं ठीक 4 बजे तक पढ़ती रही और फिर चुपचाप सो गई। मैंने कुछ 1 घंटा आराम किया। माँ 5 बजे उठी और नाश्ता बनाने में जुट गई। दूसरी तरफ वो 6 बजे उठकर रूम से बाहर आए और माँ से कहने लगे कि मैं चलता हूँ, 6:30 बजे की बस है। माँ ने उनको अच्छे से नाश्ता कराया और वो निकल गए। मेरी आंखें तकरीबन 7 बजे खुली। मेरा उस दिन पहला एग्जाम था, तो ठीक 9:30 बजे मुझे कॉलेज में प्रेजेंट भी रहना था। 10 बजे से मेरा एग्जाम स्टार्ट भी होने वाला था। खैर, उठने के बाद फ्रेश होकर मैंने नाश्ता किया और फिर दोबारा पढ़ने बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। बहुत अजीब सा लग रहा था। शरीर गर्म होने लगा। मुझे शायद बुखार का एहसास हो रहा था। ये सब एकदम अचानक से हुआ। साथियों, इसके कुछ देर बाद मुझे उल्टियां भी होने लगी। मैं एकदम से परेशान हो गई मेरी ऐसे हालत देखकर। दूसरी तरफ पिताजी को आने में अभी 3 दिन थे। उस दिन मैं एग्जाम हॉल में गई और एग्जाम लिखने बैठी, तो तभी अचानक से मैंने जो कुछ भी प्रिपेयर किया था वो मेरे दिमाग से निकल गया। सच कहूँ तो मैं घर से एकदम कॉन्फिडेंट होकर गई थी कि आज मेरा एग्जाम अच्छा होगा, लेकिन न जाने ऐसा क्यों हुआ। मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। सच कहूँ तो मेरे जब तक सारे एग्जाम खत्म नहीं हुए तब तक मैं बीमार ही रही। दूसरी तरफ फीवर एक टाइम इतना ज्यादा होता था और अगले ही पल एकदम नॉर्मल भी हो जाता था। मैं सच में बहुत परेशान रहने लगी। इसके 2 महीने के बाद जब मेरा 12th का रिजल्ट आया तो मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुकी थी, जबकि मैं फर्स्ट रैंक की स्टूडेंट थी। मेरे टीचर तक यकीन नहीं कर पाए। सोच में थे कि मुझ जैसी होनहार बच्ची क्या कभी फेल भी हो सकती है। मेरे माता पिता को भी बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैंने री एग्जाम देने का भी सोचा, जो कि 6 महीने में हुआ करता था, लेकिन उसमें भी सफल ना हो पाई, क्योंकि उस टाइम भी मुझे बहुत बुखार हो जाता था और अगले 6 महीने बाद मेरा फिर से एग्जाम था। सच कहूँ, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो मुझे 12वीं में दोबारा से पूरा 1 साल बैठना पड़ेगा। मैंने माँ से कहा कि कोई मंदिर से मेरे लिए धागा लेकर आए ताकि मेरी तबीयत ना बिगड़े। इसके बाद माँ धागा लाई और मेरी कलाई पर बांध दिया। एग्जाम में अभी भी 1 महीना बचा हुआ था। तभी मेरी हालत और ज्यादा खराब हो गई, इतनी खराब कि मैं ना चल सकती थी और ना बैठ, यहाँ तक कि सोने में भी बहुत दिक्कत होने लगी। उन दिनों मेरी कमर से लेकर मेरे घुटनों तक इतने बड़े बड़े छाले हो गए कि उसमें से कई बार तो खून भी निकल जाता था। मेरी ऐसी हालत सिर्फ एक ही रात में हुई थी। मैंने जब ये सब देखा तो अचानक मेरी चीख निकल गई। माँ और पिता दौड़कर मेरे रूम में आए और मेरी ऐसी हालत देखकर वो भी घबरा गए। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई इलाज ना हो सका। सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल। उसी दौरान मेरे एग्जाम आ गए। मैं एग्जाम देने गई तो फिर से सब कुछ भूल गई। मेरी सीट भी बीच में थी। मुझसे बदबू आते देख 2 स्टूडेंट ने सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट की कि या तो मुझे बाहर निकाल दे या उन्हें कहीं और बैठाकर एग्जाम देने की परमिशन दे।
धीरे धीरे सब मेरी छालों की आती बदबू से परेशान हो रहे थे। इसके बाद मुझे एक सेपरेट रूम में बैठाया और तो और वहां एक दूसरा सुपरवाइजर मेरे ऊपर नजर रखने को बैठा दिया। मैंने सारे एग्जाम रोते रोते ही दिए, लेकिन वो सुपरवाइजर इंसान अच्छा था। उसने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प भी की। जब मैं एग्जाम खत्म करके घर जाती तो मेरा दर्द से बहुत बुरा हाल हो जाता था, पर खैर ऊपर वाले की कृपा से मैंने सारे एग्जाम दे दिए। बस अब रिजल्ट का वेट करना था। इसके नेक्स्ट डे जब मैंने उठने की कोशिश की तो मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरी दर्दनाक चीख निकली। मैंने देखा कि मेरे पैरों पर बड़े बड़े कट्स आ गए थे और वहां से खून भी निकल रहा था। मैंने माता पिता को कहा कि जरूर ये कोई ऊपरी चीज है, लगता है किसी मौलवी को दिखाना होगा। पिताजी तुरंत गए और बहुत सालों से पहचानने वाले काजी साहब से मिले। उन्होंने उनसे मेरी हालत का जिक्र किया और ठीक उनके पास ले जाने की बात की। पिताजी उसी दिन मुझे उनके पास लेकर गए और काजी साहब ने मेरे माथे पर उर्दू में आयतें लिखी और छोटी सी चिट्ठी में कुछ लिखकर उसे शक्कर में बांधकर मुझे उसको पानी में मिलाकर पीने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ऊपर किसी ने बहुत बड़ा काला जादू किया है, वो भी ठीक तुम्हारे पिताजी के रिलेटिव में से कोई। वो जो कोई भी है वो ये चाहता है कि आपकी बेटी पढ़ाई आधे में ही छोड़ दे, उसे उसके करियर में कोई सक्सेस नहीं मिलनी चाहिए। और तो और आपके घर पर भी काला जादू किया गया है जिससे कि आप लोग बर्बाद हो जाएं। और तो और उन्होंने पिताजी को यह भी बताया कि उनकी बीवी पर भी बहुत बड़ा काला जादू किया है ताकि उनको कभी भी कोई औलाद ना हो। बस एक यही वजह है कि आपके जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो किसी न किसी वजह से या तो पैदा होते ही मर जाते हैं या फिर मिसकैरेज हो जाते हैं। बस एक किस्मत से आपकी बेटी बच गई और यही बात उनको हजम नहीं हुई, इसीलिए कई सालों से इसके ऊपर काला जादू किया जा रहा है जिसका असर आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। दोस्तों फिर क्या था, धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी, घर के हालात भी सुधरने लगे। इसी तरह एक दिन मेरे घर पर मेरे पिताजी का बड़ा भाई आया, वो भी अचानक। और तो और जब से वो आकर गया तब से हमारे घर की हालत खराब होती गई। कई बार तो माँ फ्रेश चावल पका कर रखती तो उसमें खून मिला हुआ दिखता था। माँ कुछ भी बनाती तो वो एक दिन भी नहीं टिकता था, इतनी जल्दी खराब हो जाता। माता पिता फिर से परेशान रहने लगे और कभी कभी घर में काले साए भी दिखने लगते थे। सच कहूं तो घर में बिल्कुल सुकून नहीं था, हर वक्त बेचैनी सी रहती थी। इतना ही नहीं, मुझे तो घर में घुंघरों की आवाज भी सुनाई देती है, पर वो आवाज माता पिता को नहीं आती। बस कभी माँ की तबीयत बिगड़ जाती तो कभी मेरी। इतना सब कुछ होने के बाद माँ ने फिर से पिताजी को उनके पास भेजा। दोस्तों इसके बाद काजी साहब ने जो कहा वो सुनने के बाद पिताजी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि आपके घर में जो फिलहाल में आया था ये सब उसी ने किया है। वो ठीक आपकी बेटी और आपकी बीवी को जान से मारना चाहता है, और हाँ इस बार उसने बहुत बड़ी चाल चली है। काजी साहब ने उन्हें 3 ताबीज दिए और कहा कि इन सबको अपने अपने गले में बांध दे और रोज इसको पानी में डुबाकर पीना है। हम सब ने ऐसा ही किया। तब जाकर मेरी माँ की तबीयत ठीक होने लगी, घर के हालात दोबारा से सुधरने लगे। सच कहूं तो ये सब कुछ लगातार 3 सालों तक हम सब ने झेला है। और तो और ये सब वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पापा के हिस्से में जो प्रॉपर्टी है वो उसे हड़पना चाहते थे। और मैं बचपन से ही बहुत सुंदर दिखती हूँ, वो चाहते थे कि किसी भी तरह मेरी खूबसूरती कम हो जाए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा हुआ भी। बचपन में मेरा दायां पैर का अंगूठा साइकिल में फंस गया था, तब से वो टेढ़ा है। और तो और मेरी आंख भी टेढ़ी हो गई है, उसका ऑपरेशन करवाया था तभी सही हुई है। और तो और एक बार तो मेरी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर ने कहा कि बहुत सही टाइम पे आपने इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उस वक्त जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो माँ की साइड से बहुत लोग मिलने आए थे, लेकिन पिताजी की साइड से कोई भी नहीं आया था। दोस्तों इन सबको मिलाकर यही पता चलता है कि सब कुछ उन्होंने ही किया था। जब से माँ और पिताजी की शादी हुई है तब से ही ये लोग मेरी माँ से चलते हैं, क्योंकि माँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और वो लोग तभी से पापा के हिस्से की प्रॉपर्टी मांग रहे थे। और जब माँ ने देने से मना किया तो सब लोगों ने मिलकर दादा दादी का ब्रेन वॉश किया और उन्हें मेरे माता पिता के खिलाफ कर दिया। माता पिता दोनों अलग घर में रहने लगे। मेरे दादा दादी जब मैं पैदा हुई तब देखने तक नहीं आए। 3 साल के बाद उन्होंने मुझे पहली बार देखा, और जब मैं पैदा हुई थी तब मेरे पापा के बड़े भाई ने फिर से प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा। बोला कि या तो तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी मुझे दे दो या मेरा एक बेटा गोद ले लो, क्योंकि मेरे 4 बेटे हैं
हमारा गुजारा नहीं चल सकता इतनी कम सैलरी में। दोस्तों, माँ ने कड़वा जवाब दिया। माँ ने कहा कि हमारे खून से पैदा हुई है मेरी बेटी। आपको हमने नहीं कहा था 4 बच्चे पैदा करने को। हम नहीं दे सकते कोई हिस्सा। जो कुछ भी है सब हमारी बेटी का ही होगा। बस दोस्तों, तभी से उनके सारे भाई पिताजी पर भड़के हुए थे। अब तो भगवान का शुक्र है कि उनका किया हुआ काला जादू हम पर असर नहीं कर पा रहा। और तो और आज भी मेरी खूबसूरती से मेरे पिताजी की साइड के जलते हैं। आजकल तो माँ की साइड के भी जलने लगे हैं। उनको मेरी लाइफस्टाइल आंखों में चुभती है। खैर, जो जले सो जले। भगवान ऐसे लोगों की नज़रों से हमें बचाए। और ठीक ये मेरी अब तक की 5वीं कहानी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि महेश भाई इस कहानी को ज़रूर सुनाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, जब अपने ही दगा देते हैं तो जिंदगी किस तरह बदल जाती है। और सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब ये सारी बातें हमें जब बाहर से मालूम हो जाती हैं। बाकी दोस्तों, इनकी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है। मैं झांसी यूपी का रहने वाला हूं। बात है 5 सितंबर की। मेरे दोस्त क्रिश का मुझे फोन आता है कि उसका ट्रांसफर हमारे शहर से दूर एक गांव में हो गया है। आपको बता दूं कि वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। बस इसी के चलते मैंने ये सोचा क्यों ना अपने उस दोस्त से मिलकर आता हूं। मेरा एक दोस्त अमन भी उससे मिलने जाने को तैयार हो गया, क्योंकि हम तीनों ही स्कूल के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। मैंने क्रिश को फोन करके कहा कि हम तुझसे मिलने आ रहे हैं। हम लोग रात को निकलने वाले थे। मेरा दोस्त अमन ठीक मेरे घर पर आया था, क्योंकि हम दोनों मेरी कार से जाने वाले थे। और एक बात आपको बता दूं कि उसका गांव हमारे शहर से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। पर खैर, रात के करीब 12:30 बज रहे थे तो ठीक उस वक्त बेहद शांति वाला रास्ता आया, जिसमें दोनों तरफ खेत थे और बीच में कच्ची बेकार सी सड़क। मैं अपनी गाड़ी उस पर भगा रहा था। मेरे दोस्त अमन ने मुझसे कहा कि भाई देख, वो रोड पर एक आदमी खड़ा है, शायद उसे मदद की जरूरत होगी। मैंने ठीक उसके पास जाकर गाड़ी रोकी और विंडो नीचे की और उससे पूछने लगा कि भाई, तुम्हें कोई मदद की जरूरत है क्या? उसने मुझसे कहा कि हाँ साहब, मेरा घर कुछ ही दूर आगे है और मेरी बाइक पंचर हो गई है। मैंने उससे कहा कि आओ भाई बैठो। उसके बैठते ही मैं दोबारा गाड़ी चलाने लगा। चलते चलते कुछ ही देर में उस आदमी का घर आ गया। हमने ठीक उसको उसके घर पर ड्रॉप किया। तो जाते जाते उस आदमी ने कहा कि सुनो, ये रास्ता रात में ठीक नहीं है। अगर आपको रास्ते में 2-3 औरत दिखे तो गाड़ी बिल्कुल ना रोकिएगा। और दूसरा, अगर कोई पेड़ के पास आग वगैरह जलती दिखे तो जितना जल्दी हो वहां से भाग जाइएगा। मैंने उस आदमी से ठीक है कहा और हम वापस अपने रास्ते पर निकल पड़े। धीरे धीरे खेतों वाला रास्ता अब खत्म हो चुका था। अब दोनों साइड सिर्फ घने जंगल थे, बीच में एक रोड। यही कोई 2:30 बजे के आसपास हमें सच में सड़क पर 3 औरतें दिखी, जिन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वहां एक पेड़ के पास आग भी जल रही थी, जैसा कि ठीक उस आदमी ने बताया था। उन औरतों ने पूरी रोड घेर रखी थी, इसीलिए गाड़ी निकालने की कोई जगह नहीं बची। तो मैंने ठीक उनके पास ले जाकर गाड़ी रोक दी। मैंने ठीक अमन से कहा कि शीशा नीचे कर और इनको आगे से हटने के लिए बोल। उसने ठीक ऐसा ही किया, लेकिन वो औरतें हटने की जगह गुर्राने लगी। और ठीक थोड़ी ही देर में जो हमने देखा, हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हमने देखा कि पेड़ के पास जाकर उन औरतों ने एक आदमी को मार रखा था। वो ठीक उसको हमारे सामने खाने लगी। इसके बाद वो सारी औरतें दोबारा हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ी। उनके हाथ में एक बड़ा सा खंजर भी था। मैंने तुरंत अपने दोस्त को कहा कि शीशा ऊपर कर। वो औरतें उस खंजर से मेरी गाड़ी पर मारने लगी, लेकिन मेरी गाड़ी का कांच बहुत मजबूत था, उनसे टूट नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने भगवान का नाम लिया तो वो औरतें अचानक से गायब हो गई और मेरी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। हम तुरंत ही वहां से निकल गए। हम ठीक ठाक अपने दोस्त के पास पहुंचे, उससे मिले, बैठकर बातचीत की और फिर वापस आते समय हम ठीक जब उसी रास्ते से आ रहे थे तो इस बार हमें वो आदमी दोबारा मिला। हमने उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया तो उसने बताया कि वो 3 औरतें पिशाचनी हैं, जो कि रात को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आदमियों की बलि देती हैं। हमने उससे कहा कि हमने जैसे ही भगवान का नाम लिया तो वो गायब हो गई। उस आदमी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वहां से चुपचाप निकल गए, वरना वो पिशाचनियां थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आती और अगर दूसरी बार तुम उन्हें दिखते तो शायद वो तुम्हें नहीं छोड़ती। खैर, हम उस आदमी को शुक्रिया बोलकर अपने घर की तरफ निकल गए। बाकी यही थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगेगी नहीं मालूम। अच्छी लगे तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।
आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी 5वीं कहानी की तरफ। मेरा नाम नायसा है, मैं कोलकाता से हूँ। मैं आपकी कहानियाँ 2 साल से सुन रही हूँ और ये कहानी एकदम सच्ची कहानी है। हुआ ये कि माता पिता, मैं और मेरी बहन, हम लोग एक ही रूम में सोते हैं। मेरी दीदी तब 13 साल की थी। एक दिन उसने देखा कि कोई हमारे दरवाजे से अंदर की ओर देख रहा था। वो दिखने में एकदम काला सा था, एकदम भयंकर। उसकी शक्ल देखकर मेरी दीदी देखकर डर गई। वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पाई। फिर जब सुबह हुई तो उसने माता पिता से कहा कि उसने ये सब देखा। दीदी की बात सुनकर माँ ने पूजा करवाई, जिसके 3 दिन बाद दीदी ठीक हो गई। फिर हमने उस घर को बदलकर पास में ही एक घर लिया। असल में मेरे पिताजी जहाँ काम करते हैं तब वही घर मिला था। वहाँ सिर्फ जो लोग उस कंपनी में काम करते हैं वही लोग रहते हैं वहाँ आसपास में। पर हम लोगों ने उसी जगह दूसरा घर ले लिया था और 5 साल नए घर में रहने के बाद भी मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। मैं भी ठीक जम सी गई थी। उस समय रात के 2 बज रहे थे और जब मेरी दीदी ने देखा था तो उस टाइम भी रात के 2 ही बज रहे थे। मुझे ठीक अगले दिन बुखार हो गया। माता पिता ने दवाई करवाई और मैं कुछ दिन बाद ठीक हो गई। लेकिन एक चीज थी, मैं दिन पर दिन काली होती जा रही थी। धीरे धीरे मेरा शरीर भी पतला होता चला गया। जिसके बाद माँ मुझे एक बाबा के पास लेकर गई और उन्हें दिखाकर हम वापस आ गए। उन दिनों हमारे पास में ही एक पति पत्नी रहते थे। उसको मैं मामा मामी बोलती थी। हुआ ही कि उसका पति नाइट में काम में गया था तो मामी अकेले सोई थी। कुछ रात के 2 बजे के करीब मामी वॉशरूम के लिए उठी। उसी बीच जब उन्होंने बाहर देखा तो ठीक उनको भी सेम वही आदमी दिखाई दिया जैसा कि हमने देखा था। उन्हें इतना डर लगा कि वो रात भर नहीं सोई। सुबह होते ही ये बात उन्होंने माँ को बताई। सच कहूं तो हमें आज तक नहीं मालूम चला कि वो है कौन। अगर दोस्तों आपको इस बारे में पता है तो जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी नायसा की कहानी, जो कि कोलकाता से है। हालांकि कहानी इनकी छोटी सी है, मगर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अब वक्त हो चला है हमारे वही छोटे किस्से की तरफ जाने का। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम माही है, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। ऐसी ही एक घटना मेरे मामा के साथ हुई है। मेरे मामा और उनकी फैमिली हमारे गांव से वापस आ रहे थे। तब हमारे गांव के बीच चोटीला आता है, शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। वहां शाम के 7 बजे के बाद रहना वर्जित है। मेरे मामा और उनकी फैमिली वहां रात के 3 बजे पहुंचे कि तभी कार का टायर पंचर हो गया। तब मेरे मामा ने गाड़ी से नीचे उतरकर देखा। उसके बाद मामा ने सबको नीचे उतरने को कहा। उसी वक्त एकाएक जोर से तूफान आने लगा। सच कहूं तो उस वक्त मेरे मामा के अंदर प्रेत आ गया। पंचर लगाने के बाद हम सब अहमदाबाद की तरफ निकले। थोड़े दिन तक मेरे मामा का बर्ताव अलग रहा था। वैसे मामा काली चीजों से दूर रहते हैं। खैर 2 दिन बाद माता पिता मामा के घर गए। तब मैं 2 साल की थी। मेरे मामा मेरी मामी को इशारे कर रहे थे। मेरी माँ ने नानी को रूम में बुलाकर कहा कि मुझे भाई के इशारे बुरे लग रहे हैं। फिर मेरी माँ हनुमान जी की फोटो ले गई और मामा के सामने रख दी। मामा ने जोरों से बहुत दूर छलांग लगाई। सबको पता चल गया। फिर मेरे पिताजी और नाना मामा को ढबोला ले गए। ढबोला एक ऐसी जगह है जहां प्रेतों को निकाला जाता है। वहां ले जाने के बाद पंडित ने पूजा विधि करी और मेरे मामा पहले जैसे हो गए। बस इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों आखिरी किस्सा सुने। मेरा नाम आर्यन है। मैं मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूं। यह बात 2021 की है। हर रोज की तरह मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए कुछ खाने पीने का सामान लेकर अपने गांव के पास एक तालाब के पास गया। वैसे आपको बता दूं कि वो रोड थोड़ी सुनसान है, पर हर रोज के जैसे हम 3 दोस्त वहां पर गए। टाइम थोड़ा यही कोई 8 बजे का था। हम लोग चिकन तालाब के पास बैठकर खा रहे थे। तभी दूर खड़ी एक औरत हमें आवाज दे रही थी कि भागो उधर से। हमें लगा कि शायद उस जमीन का कोई मालिक होगा, लेकिन कुछ समय बाद वो आवाज धीरे धीरे हमारे पास आने लगी, जैसे कोई हमारे पास तेजी से आया हो। एकदम से वो आवाज बदलकर रोने जैसी हो गई। शुक्र है कि हमारे हाथ में सिगरेट थी, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि भूत या आत्मा आग के पास नहीं आते। मगर एक तरफ जान पर भी बनाई थी। हमने सब चीजों को छोड़कर वहां से भागना ही सही समझा। मैं चुपचाप अपने घर पर जाकर सो गया। इसके बाद लगभग 3 बजे करीब मेरी आंखें खुली, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लगा मानो कि मेरे सीने पर आकर
कोई बहुत भारी चीज बैठ गई हो, लेकिन कुछ समय बाद मेरा खुद पर कंट्रोल नॉर्मल हो गया। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। बाकी इसी तरह की कहानियां सुनाने के लिए मैं आपको जल्द ही मिलूंगा। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।